और लाखों लोगों का जीवन सुधार रहे हैं। ऐसे ही एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपस्या जी, जो कि हमारे चैनल पे आज पधारी हैं। राधे राधे डॉक्टर तपस्या जी। राधे जी। आपके मुताबिक आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ बात केवल बीमारी की नहीं होती, यहाँ बात होती है शरीर को स्वस्थ रखने की लिए। तो यही एक ऐसी थेरेपी है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात होती है। कोरोना के बहुत से लोगों ने डोज भी लगवाई थी, हाँ। तो उनसे मौतें ज्यादा हुई हैं। कोरोना में असंख्य मौतें हुई, इतनी बुरी स्थिति हुई। तो आयुर्वेद में क्या हुआ, जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया उस समय में उनको परेशानियां कम हुई। लोग बाग खाने पीने में ऐसी क्या गलती करते हैं, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। आजकल तो ऑलमोस्ट गलतियां ही हो रही है खाने पीने में। फोन ने सबकी जिंदगियां थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। बिल्कुल, फोन ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है और उसका मानसिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लाइफ स्टाइल डिजीज, PCOS हो गया, थायराइड हो गया या डायबिटीज हो गया, ये आयुर्वेद में कैसे मदद करता है? आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चियों को PCOS की प्रॉब्लम, वो हमारी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो खराब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे दोष डिस्कलर से इस तरह की बीमारियां होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिद्दी दक्षा पर। मैं हूं आपकी होस्ट दक्षा गोस्वामी, जो कि आपके साथ बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट करने वाली हूं। और आपको बहुत ही खुशी होगी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके साथ प्रेजेंट करने वाली हूं, जो कि हजारों साल पहले जो हमारी पद्धति थी आयुर्वेद, उसको लोगों तक जिन्होंने पहुंचाया है और लाखों लोगों का जीवन सुधार रहे हैं और आगे भी सुधारते रहेंगे। ऐसे ही एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपस्या जी, जो कि हमारे चैनल पे आज पधारी हैं और वो हमसे आज आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी मिथ हैं या दिनचर्या को कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में हमें अवगत कराएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद जीवन का अमृत है। तो इसको अपने जीवन में उतारना कैसे जरूरी है आयुर्वेद को, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको कैसे उनकी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है। तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करूंगी डॉक्टर तपस्या जी का। राधे राधे डॉक्टर तपस्या जी। राधे जी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने आयुर्वेद को अपना करियर बनाने का फैसला कैसे किया तपस्या जी? देखिए, कैरियर बनाने के लिए सबसे पहली चीज थी कि मैं अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद अर्थात वेद का एक पार्ट है, तो वेदों से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद को मैंने अपना कैरियर चुना। बहुत ही सुंदर। आपके मुताबिक आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। यहाँ बात केवल बीमारी की नहीं होती, यहाँ बात होती है शरीर को स्वस्थ रखने की। हमें जो भी प्रकृति से शरीर मिला है उस शरीर को स्वस्थ रखने की बात होती है। उसके बाद में आतुरस्य विकार प्रश्नम च, उसके बाद में होता है कि अगर कोई बीमारी हो गई है दोषों की पुष्टि के कारण, हमारे मानसिक विकृति के कारण या हमारी दिनचर्या में गड़बड़ होने के कारण, जिसके कारण से बीमारी हो गई है, तो उसके इलाज की बात होती है। तो यही एक ऐसी थेरेपी है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात होती है। मैंने अक्सर देखा है, या फिर मैं अब आज के समय में ये देख रही हूँ कि कोरोना के बाद जो इंडियंस हैं वो अपनी पद्धति के तरफ आकर्षित हुए हैं, क्योंकि जो कि पहले नहीं हो रहा था। उन्होंने हमारे जीवन को कैसे आकर्षित किया है, मतलब आयुर्वेद ने? हाँ जी, जैसा कि हम सभी ने देखा, कोरोना में जो भयावह स्थिति हुई, लोगों की असंख्य मौतें हुई, इतनी बुरी स्थिति हुई, तो उसमें जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आयुर्वेद बात करता है व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की। तो अभी सब लोग जागरूक हो गए हैं कि जो हमारा इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी मेंटेन कैसे रहे। तो आयुर्वेद में क्या हुआ, जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया उस समय में वो काफी हद तक, या जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिनचर्या प्राकृतिक हिसाब से जो फॉलो कर रहे थे, उनको परेशानियां कम हुई, बशर्ते कि उन लोगों को जो कि शुरू से एंटीबायोटिक्स वगैरह या बहुत ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न दिनचर्या को फॉलो कर रहे थे, उनके कंपेरेटिवली जो लोग प्राकृतिक चिकित्साओं को या फिर जो प्रकृति के अनुरूप रह रहे थे, उनको दिक्कतें काफी कम। कोरोना में ये भी हुआ था कि बहुत से लोगों ने डोज भी लगवाई थी। हाँ, तो उनसे मौतें ज्यादा हुई हैं, या तो डर की वजह से कह लो, या उनको बॉडी पे सूट नहीं हुई दवाइयाँ, ये कह लो, बहुत सारी, या फिर उनकी दिनचर्या कह
कह लो, हाँ जी। तो एक आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या में हमारी सबसे पहले तो हमें हमेशा सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले सुबह उठ के हमें अपने फ्रेश होना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद में हमारा सबसे पहले जो हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ सिर्फ एक दैनिक दिनचर्या नहीं है या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अपनी ही सेल्फ फीलिंग के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए मानसिक रूप से एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव डालती है। तो हमें अपना दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ही फिर पूजन इत्यादि करना चाहिए। अक्सर करके लोग बाग खाने पीने की गलतियां बहुत करते हैं, टाइम का खाना पीना नहीं होता है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारा टाइम भी सेट हो और हमारी दिनचर्या जिसके हिसाब से सही चले? आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर? बिल्कुल, आयुर्वेद का कहना ये है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सदैव सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। और रात में देखिए, प्राचीन समय से जब लाइट नहीं होती थी तो सभी समय पर सोते थे, और उसके बाद में अभी क्या हो गया है कि आर्टिफिशियल लाइट्स रात के 2-2, 4-4 बजे तक जगती रहती है, और हमें जो फील आता है, हमारी जो लाइट पर रोशनी बढ़ती है, और या हमारे ब्रेन को ये एहसास ही नहीं होता है कि अब हमारे सोने का वक्त हो गया है। हमारे जो एंजाइम है एक पर्टिकुलर टाइम पे स्क्रीट होते हैं। जैसे कि अगर मेरी आदत सुबह 10 बजे खाना खाने की है तो मेरे डेली एंजाइम उसी टाइम स्क्रीट होंगे। अब अगर व्यक्ति 10 बजे खा रहा है, कभी 2 बजे खा रहा है, कभी 4 बजे खा रहा है, और वैसे भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं जो समय के, प्रकृति के समय के अनुसार भी होते हैं और हमारी बॉडी के अनुसार भी होते हैं। तो अगर हम भोजन को समय पर नहीं कर रहे हैं तो हमारे उन दोषों में नुस्खी होती है और बीमारियां पैदा होती लोग बाग खाने पीने में ऐसी क्या गलती करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है? है। आजकल तो ऑलमोस्ट गलतियां ही हो रही हैं खाने पीने में। बहुत ज्यादा जंक फूड का प्रचलन, बहुत ज्यादा समय को लेके कि रात के 12-12 बजे खा रहे हैं या सुबह जगने का समय 11-12 बजे का हो गया है लोगों का। एक तो फोन ने सबकी जिंदगियां थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी हैं, कुछ उस वजह से भी है। बिल्कुल, फोन ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दी है और उसका मानसिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो मन पर हमारे जैसा प्रभाव पड़ेगा वैसा ही हमारे तन पर भी पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई खाने पीने की बात। पानी पीने का भी कोई सही तरीका होता है इसमें? हाँ जी, पानी पीने का तरीका ये है कि सदैव हमें बैठकर पानी पीना चाहिए, पहली चीज तो ये है। और पानी हमें हमेशा सिप करके पीना चाहिए। जैसे आजकल ट्रेंड हो गया है, बोतल को ऊपर से उठाया, पानी पी लिया। हाँ, ऐसे हमारी मदर भी बोलती थी कि बैठ के पानी पियो, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा या घुटने तक पानी पहुंचेगा। नी का जो प्रॉब्लम आजकल हो रहा है, खासतौर से फीमेल्स को भी और मेल्स को भी हो रहा है, सभी को हो रहा है, इवन बच्चों में देखा जा रहा है। तो पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, तसल्ली से पीना चाहिए, क्योंकि पानी तो अमृत है जीवन जीने के लिए। आप जो भी भोजन कर रहे हैं, भोजन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी। तो पानी को हमेशा शांति के साथ पीना चाहिए और बैठ के पीना चाहिए। लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि PCOS हो गया, थायराइड हो गया या डायबिटीज हो गया, ये आयुर्वेद में कैसे मदद करता है इसको क्योर करने के लिए? आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है PCOS के लिए और डायबिटीज के लिए और एज वेल एज थायराइड के लिए। पहले तो मैं बात करूंगी इनके कारणों की, क्योंकि आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चियों को PCOS की, PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। वो हमारी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो खराब दिनचर्या के कारण हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को बच्चे फॉलो नहीं करते या माँ बाप उन्हें समझा नहीं पाते। इस बात के लिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि कैसे बच्चों को समझाया जाए। आजकल प्रोफेशनल लेडीज हो गई हैं, वर्किंग बच्चियां हैं, तो पहले भी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं थी कि आज के टाइम में है। हमारे तो एंशिएंट टाइम में भी वर्किंग फीमेल्स हुआ करती थी। तो हम कैसे अपने आप को सेटल करें, तो वो हमें सीखना पड़ेगा, हमारी दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा। होता क्या है कि बच्चे रात में 2-2 बजे तक जग रहे हैं, तो वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे दोष डिसबैलेंस होते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो जैसे कि हमारे यहाँ कोई आयुर्वेद में इस तरह का कुछ नहीं है कि हार्मोन साइकिल को सेट करने के लिए हम कुछ ऐसा दे दें कि 5 दिन का हमने मेडिसिन दे दिया, उसके बाद में 21 डेज का हमने साइकिल सेट कर दिया, ऐसा नहीं है।
हम काम करते हैं मेटाबॉलिज्म पर, हम्म जो बेसिक है, जहां से बीमारी पैदा हो रही है, दोषों को बैलेंस करके बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, जिससे कि वो बीमारी परमानेंट क्योर होती है। और थायराइड के तो बहुत पेशेंट मेरी अपनी प्रैक्टिस में हुआ है जो कि परमानेंट क्योर हुए हैं। और डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि जैसे मैं बात करूं, इसकी थायराइड की बात करूं, तो थायराइड में जो हाइपर थायराइडिज्म है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव काम करने लगते हैं, हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, ये बेसिकली होता है पित्त के बढ़ने से, पित्त और वात के बढ़ने से। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का वेट कम होने लगता है, पेशेंट का पाल्पिटेशन होने लगता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है उसको। तो वात और पित्त को हमें बैलेंस करना है। दोनों तरीके के थायराइड में मतलब एक होता है मोटा होने वाला, हाँ जी, हाँ एक जी, होता है पतला होने वाला। हाँ जी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो हाँ। हाइपर है उसमें व्यक्ति का वेट लॉस होता है, और जो हाइपो है वो कफ के कारण होता है, तो उसमें वेट गेन होता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। आपने देखा होगा मोटे लोगों को जनरली भी सांस बहुत जल्दी फूलती है, हाँ। या घबराते जल्दी है, स्टेमिना कम हो जाता है, तो वही लक्षण होते हैं। तो उसमें अगर हम कारणों पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कंपेरेटिवली लक्षणों पे काम करने के। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर बीमारी का इलाज अगर पॉसिबल हाँ है तो जी। वो आयुर्वेद में है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों पे ज्यादातर फोकस किया जाता है कि हाँ। उससे जल्दी क्योर होती है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि जड़ से वो बीमारी मिटी हो। एक्चुअली उनका जो बहुत अच्छे रिजल्ट है कुछ बीमारियों में, जैसे क्विक रिलीफ आप कह सकते हो। आयुर्वेद में भी अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है तो क्विक रिलीफ मिलता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन परमानेंट क्योर होता है। क्योंकि हम बात करते हैं या हम काम करते हैं उसके रूट्स पे या बेसिक्स पे, क्योंकि अगर हम दोषों पे काम कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हैं, तो जड़ से ठीक होगा। और अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं तो फिर वो सिम्टम रिलीज होंगे, ना कि बीमारी कभी। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश दवाइयों से जल्दी क्योर हो जाता है, नहीं, आयुर्वेद बहुत स्लो प्रोसेस है। नहीं, बहुत से लोग ये बोलते हैं, इसलिए वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ना नहीं चाहते जी हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलतफहमी है लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें या जड़ी बूटियां कह लो अपने घर में ही जो लोगों को मिल जाती है? बोलते हैं ना कि घर की किचन में ही आयुर्वेद का सामान तो सारी किचन में ही है आपके। बिल्कुल बिल्कुल किचन में है हमारे। जैसे हमारे पास सौंठ है, सौंठ का पाउडर है, जो अदरक सूखी हुई होती है, वो एक वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है, इंडाइजेशन में भी हेल्प करती है, और बाकी किसी को सर्दी लग जाती है, मतलब कफ जहाँ है वहाँ सौंठ बहुत अच्छा काम करती है। और वैसे सौंठ जो है वात और कफ दोनों के ही बहुत अच्छा काम है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये पित्त को बढ़ाती नहीं है, ये अपने आप में एक औषधि है जो कि पित्त को नहीं बढ़ाती। तो इसकी तासीर गर्म है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। और बाकी दूसरी बात करूं मैं, यष्टि मधु है, मुलैठी हम जिसको बोलते हैं, मुलैठी अधिकतर मिल जाएगी आपको घरों में सर्दियों के दिनों में। पुराने लोग तो बहुत यूज करते थे, गला खराब हो रहा है, सर्दी जुकाम है, तो आप उसको चाय में डाल के भी पी सकते हैं, या उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। हल्दी है, हल्दी का आप सेवन कर सकते हैं अपने किचन में से। पेट में दर्द है और अगर कफ की वजह से हो रहा है तो आप अजवाइन भून के यूज कर सकते हैं, दालचीनी है, यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये कह सकते हैं कि घरेलू नुस्खे काम में आते हैं। बिल्कुल काम में आते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। कई बार यूज करने का तरीका प्रॉपर पता होना चाहिए। प्रॉपर पता होना चाहिए। आप हमेशा किसी डॉक्टर या किसी वैद्य की सलाह से ही लें, अपने मन से ना। हल्दी या अश्वगंधा और या फिर त्रिफला, इनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, हल्दी बहुत एंटीसेप्टिक है। बहुत से लोग कच्ची हल्दी भी यूज करते हैं और पाउडर में भी यूज करते हैं। हाँ जी, कच्ची हल्दी आप यूज कर सकते हैं, लोग दूध में उबाल के भी पीते हैं उसको, या उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमेशा किसी की उस सलाह से ही लेना चाहिए। कई बार कच्ची हल्दी लेने से मैंने देखा है कई पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है पेशेंट को, या जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, एक पर्टिकुलर जो है वो उसमें लेने चाहिए, मात्रा में लेने चाहिए। तो अपने मन से नहीं लेना चाहिए। बाकी
आप त्रिफला की बात कर रहे हो, त्रिफला त्रिदोष नामक है, इसमें आंवला, हरित की और विविध की तीनों इंग्रेडिएंट सम मात्रा में होते हैं। तो त्रिफला हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। इन सब में त्रिफला फायदा करता है। बहुत ही सुंदर। अब आजकल के समय में आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों की या फिर बच्चों की भी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर हो रहा है हाँ जी। कि वो बहुत तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही या हमारा मन ही हमारी अच्छी और बुरी सेहत को निश्चित करता है, तय करता है। तो आजकल व्यक्ति तनाव में बहुत ज्यादा है। उसके रीजन है आयुर्वेद में जैसे ये बात तीन शारीरिक दोष है, ऐसे ही मानसिक दोष है, सत्व रजो तम। तो जैसा कि हम वैष्णव जन है या जो भी हमारे पूर्वज है वो कहते हैं कि भोजन हमेशा सात्विक करना चाहिए। तो सात्विक भोजन या सात्विक दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या का अर्थ हो गया कि हम सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं, सुबह हम बिना नाश्ता किए हम स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो ये सब पार्ट है हमारी लाइफ में सात्विक गुणों को बढ़ाने के। तो अगर हम सात्विक दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं आहार में, विहार में, और हम समय पर सो जा रहे हैं, तो सात्विक विचार ही हमारे लाइफ में आएंगे, विचारों में भी और शरीर में भी। और अगर हम जैसे कि कहा जाता है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ, मैं अभी आपसे वही क्वेश्चन करने वाली थी तो कि प्याज और लहसुन। इसका मेनली क्या है, प्याज और लहसुन बुरा नहीं है। अगर मैं आयुर्वेद में भी बात करूं तो इनमें गुणों की भरमार है, लेकिन इनका क्या है, ये तामसिक भोजन में आते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा तमस को बढ़ाते हैं, ब्रेन को ओवर एक्टिव करते हैं हमारे। तो इसलिए इसको हमारे उसमें कहा गया है कि भाई इनको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सात्विक उसको क्रियाओं को फॉलो करने वाले हैं। तो बाकी जो है कुछ पेशेंट्स बहुत लाभप्रद भी है ये, जैसे हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज में आपका लहसुन बहुत फायदा करता है। प्याज की बात करूं तो पेन किलर का भी बहुत अच्छा काम करता है वो, लेकिन सात्विक नहीं है। अच्छा। क्योंकि इससे जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो सात्विक चेंजेस, मतलब सात्विक का अर्थ हो गया कूल रहना, शांत रहना। हमें अपने दिमाग को शांत रखना है। अभी आजकल क्या हो रहा है, टीवी का या मोबाइल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ब्रेन जो ऑल ओवर ग्रोथ होना चाहिए वो ना होकर हम एक पर्टिकुलर, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो बच्चों को लगता है मैं गेम खेल रहा हूँ, पर एक्चुअली वो गेम नहीं खेल रहे हैं, उनके ब्रेन से काम हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उनका पूरा का पूरा फोकस मोबाइल पर है। तो हमारा जो ऑल ओवर ग्रोथ होना चाहिए, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो हमारी नहीं हो रही है। तो वहाँ बच्चे ओबेसिटी के पेशेंट हो रहे हैं, डिप्रेशन के बच्चे बहुत डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं। ये बड़ा आजकल हो रहा है। हाँ, अच्छा दूसरा, पेरेंट्स भी अगर बहुत छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में उसको रख रहे हैं। बच्चे का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, पर तनाव में रह के नहीं। जो मैं देखती हूँ बहुत पेरेंट्स को बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि नहीं आपके पर्टिकुलर इतने मार्क्स आने चाहिए या आपका क्लास में फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। तो बच्चों को तनाव में मत पालिए, क्योंकि यहाँ से जो तनाव, ये जो ग्रोथ हार्मोन नहीं, ये वाली चीज तो आपने जो बोली ये तो शायद मैं कहूंगी कि मेरी भी गलती रही है। शुरुआत में मैंने अपनी बच्ची के साथ में यही किया था कि तू पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती, तो वो क्या टेंशन ले लेती थी बहुत ज्यादा। ऑब्वियस है, एक्चुअली बच्चों को नहीं पता होता क्या सही है क्या हाँ, गलत तो है। मेरे हस्बैंड ने यही बोला उसको टाइम दे। हाँ जी। तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ग्रोथ करेगी। फिर ये चीज मैंने करी तो वो अब सेल्फ स्टडी भी करती है, अपना टाइम भी बांधती है, सब चीजें करती है, लेकिन मेरे कहने से वो नहीं करती थी। तो वो इरिटेट होती थी मेरी बोलने से कि मम्मा मतलब पीछे पड़ी रहती है कि हाँ कर कर कर। तो शायद उसका असर तो होता है, ये चीज मैंने भी फील करी है। बड़े लोगों के लिए भी यही है कि तनाव में मत रहिए। अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढिए, उसको तनाव में रहकर कोई फायदा नहीं है। उससे हमारे जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं और हम बीमार होते हैं। बेहतर नींद के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? बेहतर नींद के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। सुबह उठ के मैं कहूंगी बचपन से ही हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, और उसके साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऋतु के हिसाब से आप आहार विहार लें। जैसा कि अभी सर्दी की ऋतु चल रही है, तो इस समय आप थोड़ा हैवी भी भोजन करेंगे तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी बहुत ज्यादा नहीं करना है।
हैबिट की बात करूं, जैसे आजकल शकरकंद बहुत ज्यादा आता है मार्केट हम्म। में, तो क्यों आ रहा है, इसी समय पैदावार क्यों है उसकी, तो ऋतु के हिसाब से, क्योंकि वो अभी कार्ब्स को देने वाला है, कार्बोहाइड्रेट को देने वाला है बॉडी को, एनर्जी लेवल बढ़ता है जिससे, तो आप इस तरह के खाने को, जैसे गाजर हो गया या मूली, मूली डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद में अलग अलग ऋतु में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, आहार विहार सब अलग अलग बताए गए। तो ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन करिए, ऋतु के अकॉर्डिंग आप रहिए, तो नींद भी अच्छी आएगी। और हाँ, नींद, सब्जियां ले लो या फल ले लो, ऋतु हाँ के जी, अकॉर्डिंग ऋतु ही के खाने according चाहिए खाने, हमें। ऋतु फल खाना हाँ, चाहिए ऋतु या फल। ऋतु की सब्जी। और दूसरा, टाइम पर सोना चाहिए। रात को आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगा, और अगर आप 12 बजा लेंगे तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में फिर आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि ये पित्त का काल है। तो इस समय तो फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमें नींद आएगी सुबह 4 बजे, 3:30 4 बजे। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि 12 बजे के बाद अगर सोने की हाँ, कोशिश करते हैं, ये मेरा जो तो भी आती नहीं है देखें वो नींद। इस बात पे मैं कहूंगी फोकस करें, ये रिक्वेस्ट भी है मेरी। हाँ। क्योंकि आजकल जो बीमारियां अधिकतर आप देखेंगे, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, आप किसी को भी गए वो बोलता है मुझे डिप्रेशन हो रखा है, या मुझे ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं, मेरी सांस बहुत फूलती है। तो ये जो, या काम करने से पहले बहुत ज्यादा बेचैनी घबराहट होती है, बहुत से लोगों को स्वेटिंग भी होती है। हाँ स्वेटिंग होती है। हाँ। तो इन सब से बचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप रात को टाइम पे सोइए, सुबह टाइम पर उठिए, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। जो आपको तनाव हो रहा है वो क्या होता है, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितना कि आपको काम करना है, तो आप फिर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या आप इरिटेट होते हैं। तो वो होने की बजाय टाइम पे सोइए तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। महिलाओं की लाइफस्टाइल या हार्मोनल प्रॉब्लम को देखते हुए आपका इस पर दृष्टिकोण क्या होगा? महिलाओं के साथ में एक मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, ये शायद उनकी काबिलियत है या प्रकृति ने उनको ऐसा एक धरोहर दी है कि मल्टीपल टास्किंग में माहिर होती है। ये प्राकृतिक देन है उनकी कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तब क्या होता है कि हमारा ब्रेन कई जगह डाइवर्ट होता है। तो कई बार हम इरिटेट होने लगते हैं, कई बार हम जो है गुस्सा भी करने लगते हैं। गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो यहाँ हम फोकस करें कि कुछ टाइम हम, जैसा मैंने कहा, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और दूसरा हम कोशिश करें कि जब हम मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपने लिए जरूर वक्त निकालें थोड़ा सा, जिससे कि हम रिलैक्स मोड में काम कर सकें। क्योंकि जैसे सुबह उठ के बहुत ज्यादा काम होता है या वर्किंग है, तो हम पूरा बच्चों का भी देखना है, काम भी देखना है, उसके बाद में हमें जाना है। तो हम थोड़ा रिलैक्स होके पहले ही सब कुछ प्लान करके रहे। नहीं, बहुत सी लेडीजों को ऐसा भी होता है कि समय नहीं भी मिलता है, तो वो कैसे, मतलब बेचारी है, अपने आप को मोटिवेट कर सकती है कि हाँ। उसके लिए देखिए यही चीज है कि अगर आप डेली रूटीन का बात कर रहे हो तो देखिए टाइम से ज्यादा तो जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये है कि हमें खुद से भी ना करना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए, हम ये नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमसे ये नहीं हो रहा है, उतना स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि हार्मोन जो चेंजेस हैं वो फीमेल में बहुत ज्यादा जो है मायने रखते हैं। हार्मोन चेंज होने का टाइम टू टाइम, जैसे प्रेगनेंसी हो रही है या बाद में फिर मेनोपॉज की कंडीशन हो रही है, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स आते हैं, उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हम अपने जो डेली रूटीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पर सोना, जगना, टाइम पर भोजन करना। महिलाएं क्या करती हैं अक्सर कि काम में वो टाइम पर खाना नहीं खाती, या जो वेजिटेरियंस हैं। एक तो ये भी होता है कि सब खा लेंगे जब खाएंगे। नहीं, वो टेंडेंसी के लिए तो फिर सबको एक साथ बैठकर एक रूटीन होना चाहिए कि या तो सब लोग एक साथ बैठकर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप अपने टाइम फिक्स करिए। आप अपना टाइम फिक्स करेंगे तो आपको देखिए सब अपना टाइम फिक्स करेंगे। तो दूसरा जो है, जो वेजिटेरियन है वो अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारा ले लेते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे, आजकल मैं देखती हूँ बच्चों को आलू पसंद आता है, हरी सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं तो पेरेंट्स भी वही ले ले रहे हैं, मदर भी वही ले ले रहे हैं। पर हमें उतना कार्ब्स की जरूरत नहीं है कुछ क्वांटिटी में है, लेकिन हमें उसके साथ में फाइबर और प्रोटीन, कंप्लीट हमें प्रोटीन होना चाहिए डाइट में। नहीं तो नेचुरल सी बात है कि हम सफर करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो हमें ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेद से जुड़े ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे? पहले तो यही मिथ है जो हमारा डिस्कशन हुआ कि स्लो प्रोसेस है या स्लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है अरे जड़ी बूटियां होती हैं या कुछ नहीं होता इसमें, ऐसा नहीं है।
एक साइंस है, लाइफ साइंस है, जिसमें हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जिनका ऑर्थोपैथी में इलाज नहीं संभव होता, वो भी इलाज संभव। बहुत ही सुंदर। मैं ये और पूछूंगी कि आज की युवा पीढ़ी को आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप में सुधार कर सकें, या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरा, कहना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन से पढ़ाएं लिखाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके से पहले ये सिखाएं कि हमको जीवन कैसे जीना है। जैसे बच्चे सुबह उठते हैं, बच्चे फ्रेश भी नहीं होते हैं, तो वो स्कूल चले जाते हैं। मेरे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं, कई बार 10 साल के, 12 साल के, जिनके पेरेंट्स से कंप्लेन लेकर आते हैं कि मैडम 2-2, 3-3 दिन में बच्चे फ्रेश होने जा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम आता है कि बच्चे लेट नाइट सोते हैं, उसके बाद बच्चे जल्दी उठ रहे हैं, सुबह की जल्दबाजी में पेरेंट्स उनको एक तरीके से स्कूल के लिए धकेल दे रहे हैं। बच्चे भी चिड़चिड़ा जाते हैं। चिड़चिड़ा जाते हैं। स्कूल में अगर फ्रेश होने का टाइम, फ्रेश होने का लग रहा है, अर्ज लग रहा है, तो बच्चे वहां रोक लेते हैं उसको, तो वो लीड हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में। फिर उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे शर्म की वजह से या डर की वजह से बता नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं, बच्चे से ढक के रखना पसंद नहीं करते हैं। तो आजकल एलर्जिक राइनाइटिस आपने सुना होगा, बच्चों को ये एलर्जी बहुत एलर्जी बहुत लोगों को, छींके आना या हर समय नाक बंद रहना, तो इस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटे बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को कि पहले ये सिखाएं बच्चों को लाइफ स्टाइल कैसा रखना है अपना। जो बच्चा 3 साल तक आपके साथ रह रहा है, 3 के बाद भी बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, लेट जाते हैं, मतलब 5 साल तक के बच्चे को आप पहले ये सिखाएं कि लाइफ स्टाइल कैसे अपना रखना है, कब सोना है। उसके लिए पेरेंट्स को भी नेचुरल सी बात है कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा आपका। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताया कि आयुर्वेद हमारी दिनचर्या को सुधारने में या हमारी लाइफ स्टाइल को आगे मतलब कैसे अच्छे से चलाना है, उसके लिए किस तरीके से आयुर्वेद हमारी हेल्प कर रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे संदेश को या मेरी बातों को जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को डॉक्टर साहिबा का ये जो मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ वो आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों से मिलने के लिए मेरे साथ तैयार रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी शेयरदास।